हाँ प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 5 ग्रेविटी के बारे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे कि डेप्थ में जाने पे और हाइट पे जाने में अर्थ सरफेस से जो हमारी ग्रेविटी का जो फोर्स है वो हमारे पास में डिक्रीज होता है। ठीक है, आज हमारा तीसरा डिस्कशन है लैटिट्यूड के ऊपर। तो बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो परफेक्ट स्पेरिकल के रूप में है, जिसका अर्थ का मास जो है वो हमारे पास में m होता है और अर्थ की जो रेडियस है वो r है और सेंटर उसका o होता है। यदि मैं कहूँ कि हमारे पास में एक स्पेयर है और उस स्पेयर को यदि मैं एक मिड लाइन से कट कर देता हूँ, सो दिस इज, मान लीजिए हमारे पास में स्पेयर है, इस स्पेयर को मैं ऐसा बीचों बीच काट देता हूँ, तो इसका जो ये बीच वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन, ये हमको दिखेगा जस्ट लाइक एज ए सर्कल। इस सर्कल का जो हमारे पास में सेंटर होगा, वही सेंटर हमारे पास में उस पूरे के पूरे स्पेयर का भी सेंटर होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये कैपेसिटर है। अभी ये समझिए कि जब मैं ये पूरे का पूरा मेरे पास में एक स्पेयर रहा होगा और उस स्पेयर को जब मैंने ऐसा बीचों बीच काटा होगा, तो ये पोर्शन कैसा दिखेगा मुझे, उसका आधा कटा हुआ पोर्शन ऐसा दिखेगा। जैसे टेनिस की बॉल है, टेनिस की बॉल को आप हाफ काट दीजिए बीच से, तो टेनिस की बॉल का ये जो पोर्शन दिखेगा ये कैसा दिखेगा हमको, आधा पोर्शन ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन हमको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है जस्ट लाइक एज ए सर्कल। इस सर्कल का ये पॉइंट जो होगा ये हमारे पास में इसका सेंटर पॉइंट होगा। उसी प्रकार से ये पूरे का पूरा जो मेरे पास में स्पेयर था, इस पूरे स्पेयर का सेंटर कहाँ होगा, यहीं होगा। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो ये पॉइंट जब इस सर्कल को यदि मैं रोटेट कराऊंगा, घुमाऊंगा, तो ये पॉइंट कैसा घूमेगा, इसके चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, तो यदि मैं इस सर्कल के ऊपर ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये पूरा स्पेयर है और स्पेयर का एक पार्ट सर्कल है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए उससे पहले, ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है। यदि मैं इसको यहाँ से ऐसा और काट दूं, ठीक है, तो अगला जो पार्ट आएगा वो भी क्या दिखेगा मेरे को, जस्ट लाइक एज ए सर्कल दिखेगा। अगला जो पार्ट आएगा उसको यहाँ से मैं काट दूँ तो वो भी क्या दिखेगा, जस्ट लाइक एज ए सर्कल। अगला पार्ट आएगा उसको मैं काट दूँ तो पूरे का सर्कल। तो मतलब मैं इसके जितने भी पार्ट्स करूँगा सबके सब कैसे बनते जाएंगे, ऐसे मेरे पास में सर्कल बनते जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगली चीज़, यदि उन सब के सब सर्कल को मैंने मिला दिया तो ये मेरे पास में ऐसा बन जाएगा। और यदि ये मेरे पास ऐसा बन गया तो इन सब के बीचों बीच मैंने क्या किया, एक लाइन जो है ऐसे इसके बीचों बीच डाल दी, सर्कल के सेंटर को पकड़ते हुए मैंने पूरी एक लाइन डाल दी। तो ये उस एक्सिस के दौरान, मान लीजिए ये मैंने जो है एक लाइन ऐसी इसके अंदर डाल दी। ठीक है, तो अब उस एक्सिस को ये मैंने एक लाइन जो इसके बीचों बीच ऐसा इंसर्ट करते हुए इधर निकाला है। तो यदि इन सर्कल के सेंटर को पकड़ूं मैं, इस सर्कल के सेंटर को, इस सर्कल के सेंटर को, इस सर्कल के सेंटर को, सबके सर्कल को सेंटर को पकड़ूं और इस लाइन के एक्सिस में देखूं, तो देखिए ये कैसा रोटेट करेगा, ये ऐसा रोटेट करेगा। ठीक है, ये ऐसा रोटेट करेगा। तो मान लीजिए हमारे पास में एक पॉइंट यहाँ पे है, तो वो पॉइंट जब ये रोटेट करेगा एक्सिस के अलोंग, तो पॉइंट कैसा जाएगा, ऐसा घूम के जाएगा, ऐसा घूम के आएगा और ऐसा जाएगा। उस पॉइंट के साइड में एक और पॉइंट है, वो भी कैसा जाएगा, तो वो पॉइंट भी ऐसा घूम के जाएगा, ऐसा घूम के आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। एक पॉइंट यहाँ है तो वो भी ऐसा जाएगा और वैसा आएगा। मतलब कि इस जितने भी पॉइंट होंगे हमारे, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, सबके सब पॉइंट एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ जाएंगे और उतने एंगुलर वेलोसिटी साथ में लौट के आ जाएंगे। मतलब सबके सब पॉइंट की जो स्पीड होगी वो हमारे पास में होगी सेम। और वो पॉइंट किसके अक्रॉस, कौन से एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, तो आंसर ये जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की है इसके बीचों बीच उस एक्सिस के अलोंग सारे के सारे पॉइंट जो है वो रोटेट कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ रही? ओके। जैसे कि दूसरा इसको ऐसा समझिए कि जैसे हमारे पास में टेनिस की बॉल है, टेनिस की बॉल को आप बीचों बीच जो है एक वायर डाल दीजिए और उस वायर के अक्रॉस जो है उस टेनिस की बॉल को घुमाइए, तो सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वो एक साथ घूमेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में टेनिस की बॉल है, इस टेनिस की बॉल पे हम लोगों ने क्या किया, एक बीचों बीच एक तार डाल दिया। अब इन तार को मैंने पकड़ा और इस टेनिस की बॉल को मैं ऐसा घुमाता हूँ,
जैसे ये मेरे पास में तार है और ये टेनिस की बॉल के दो पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को मैं ऐसा घुमाऊंगा तो ये क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये टेनिस की बॉल है, इसके बीचों बीच हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की और अब इसको मैं घुमाऊंगा तो जितना ये पार्टिकल घूमेगा, ये पार्टिकल ऐसा घूम के ऐसा आएगा, ये वाला पार्टिकल भी ऐसा घूम के ऐसा आएगा, ये वाला पार्टिकल भी ऐसे आएगा। मतलब पूरी पूरी बॉल के जो पार्टिकल्स है वो कैसे घूम के आएंगे, सबके सब घूम के वहीं की वहीं आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अगली चीज़, जो मैं इस पेयर बोल रहा हूँ, इस पेयर के बीचों बीच जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की, जो इस पेयर को दो भागों में काटता है, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे इक्वेटर। इक्वेटर, ओके। नाउ यदि ये हमारे पास में इक्वेटर है तो इक्वेटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हम लोगों ने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करी और ये जो लाइन हमारे पास में बनेगी ये कहलाएगी हमारे पास में पोल। तो ये जो टेनिस की बॉल के बीचों बीच में जो तार डालने की बात कर रहा था, जिसके अक्रॉस टेनिस की बॉल ऐसा घूमेगी, ऐसा घूमेगी, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा पोल। तो दो चीज़ें हो गई हमारे पास में बेटा, एक हो गया इक्वेटर जो ये वाला है और एक हो गया पोल जो इक्वेटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ओके, नाउ हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो रोटेट करने की जो डायरेक्शंस हमारी अर्थ की वो है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये होता है नॉर्थ साउथ, ये होता है ईस्ट और वेस्ट। तो अर्थ रोटेट करेगी हमारे पास में ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये वाला पार्टिकल घूम के जाएगा ऐसे। ओके, ठीक है। तो यदि हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी तो जितने भी पार्टिकल्स है, जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे तो पार्टिकल ऐसा जाएगा और घूम के ऐसा आएगा, फिर से वैसा जाएगा और घूम के ऐसा आ जाएगा। मतलब यदि एक पार्टिकल हमारे पास में यहाँ पे है तो ये पार्टिकल ऐसा जाएगा और घूम के इधर से ऐसा आएगा, फिर से ये पार्टिकल नीचे से जाएगा और ये घूम के ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके सब पार्टिकल्स वेस्ट टू ईस्ट जो है ना, एक साथ एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ में रोटेट ही करेंगे। ठीक है, ओके। अब यदि मैं कहूँ कि ये पार्टिकल जो अर्थ सरफेस के इस पॉइंट पे है तो ये रोटेट करेगा, तो इस सर्कल का सेंटर कहाँ बनेगा, तो आंसर यहाँ पे। इस सर्कल का सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ पे। इस सर्कल का सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ पे। मतलब जितने भी हमारे पास में सेंटर बनेंगे इन सब जो अर्थ सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं उन सब के सेंटर कहाँ बनेंगे, तो उन सब के सेंटर इस पोलर एक्सिस के अलोंग बन जाएंगे। तो पूरी अर्थ का सेंटर कहाँ बन जाएगा, इस पोलर एक्सिस के अलोंग जो है पूरी पूरी अर्थ का सेंटर बनता चला जाएगा। ठीक है, और मेन जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, बिटवीन द पूरे स्पेयर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, मेन अर्थ का सेंटर होगा। लेकिन इस सर्कल के अक्रॉस क्या बनेगा, ये वाला सेंटर बन जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। अभी हम लोग बात करते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। दो चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, एक होता है हमारे पास में इक्वेटर और दूसरा होता है हमारे पास में पोल। इक्वेटर और पोल जो है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन जो है वो हम लोगों ने ड्रॉ की, ये लाइन हमारे पास में कहलाएगी इक्विटोरियल प्लेन। एक लाइन इसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ की वो कहलाएगी हमारे पास में पोल। तो यदि हम लोग इक्विटोरियल लाइन पे खड़े हो जाएं और इक्विटोरियल लाइन पे खड़े होके कितना एंगुलर डिस्टेंस हम लोग पोल्स की तरफ बनाते हैं वो कहलाता है हमारे पास में लैटिट्यूड एंगल। फिर से मैं जो है इस इक्विटोरियल लाइन के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से इसके पोल वाली लाइन जो ये है, इसके पोल की तरफ कितना मैं एंगुलर डिस्टेंस बनाता हूँ। एंगुलर डिस्टेंस मीन्स यहाँ से यदि मैं ऊपर जाऊँगा तो कुछ एंगल यहाँ पे बनता जाएगा, तो कितना मैं एंगुलर डिस्टेंस बनाता हूँ वो कहलाता है हमारे पास में लैटिट्यूड एंगल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा था तो लैटिट्यूड एंगल कितना हो जाएगा, 0, और मैंने यहाँ से मूव करना शुरू किया और मान लीजिए मैं यहाँ पे 45 डिग्री पे चला गया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्टेंस की वजह से ये वाला एंगल बना। यदि मैं यहाँ पे 50 चला गया तो ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा, यदि यहाँ पे मैं 90 चला गया तो एंगल 90 हो जाएगा। तो जो एंगल लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड या जो एंगल ये कह सकते हैं कि इक्विटोरियल लाइन पे खड़े होके पोल्स की तरफ जाने पर जो एंगल बनता है वो कहलाता है हमारे पास में लैटिट्यूड एंगल। ठीक है, इस लैटिट्यूड एंगल को हम लोग इंडिकेट करते हैं लैम्डा से।
अब ज़रूरी नहीं कि जो लैम्बडा ये अपवर्ड डायरेक्शन में बने, ये लैम्बडा जो यहाँ से नीचे जाएंगे तो भी बनेगा और वो हमारे इधर बन जाएगा लैटिट्यूड एंगल। ठीक है, ओके। मान लीजिए ये जो पॉइंट P है, ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो इस इक्वेटोरियल प्लेन से मूव करके और पोल वाली जो लाइन है उसकी तरफ मूव करके गया और इसने एक लैटिट्यूड एंगल बनाया है लैम्बडा। तो इस P का एक मास है और ये P जो है एक लैटिट्यूड एंगल बना रहा है, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा। यदि हम लोग बात करें कि लैटिट्यूड पे मतलब कि लैटिट्यूड एंगल जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा, तो आंसर है इक्वेटोरियल लाइन पे लैटिट्यूड एंगल 0 होगा और ये एंगल बढ़ते 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 यदि 90 चला जाएगा तो पोल्स के ऊपर लैटिट्यूड एंगल कितना हो जाएगा, आंसर है 90। ठीक है, ओके। अब हम लोग ये जानते हैं कि दो चीज़ें हम लोगों ने बेटा पहले पढ़ चुके हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कोई भी चीज़, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक धागा लीजिए और उस धागे से पत्थर बांधिए और धागे का दूसरा पोर्शन जो अपने हाथ में पकड़िए और उस धागे को घुमाने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि पत्थर जो हमारे हाथ के द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो फोर्स लगने के कारण ऑब्जेक्ट जो इनसाइड आ जाना चाहिए। जैसे ये हमारा हाथ है, हम लोगों ने यहाँ से इस धागे के ऊपर एक पत्थर बांधा हुआ है और ये धागा जो है जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा सर्कुलर मोशन करता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए और ये जो पत्थर हमारे हाथ के पास पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूसली इस पाथ में फॉलो करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो यदि इस पाथ में रोटेट करता रहता है तो हम लोग ये जानते हैं कि अंदर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उतना ही इसके अपोजिट एक फोर्स लग रहा होगा जिसको बाहर की ओर खींच रहा होगा। तो ये इनसाइड और एक्सटर्नल साइड दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे जो इसको बैलेंस किए हुए होंगे और ये जो है इसके मूव कर रहा होगा। तो इनसाइड जो फोर्स लगता है वो हमारे पास में कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स और इसके आउटसाइड जो फोर्स लगता है हमारे पास में वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता लगता है जो उसको बाहर की तरफ खींच के लेके जाता है और जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो उसको अंदर की तरफ खींच के लेके जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट तक, वेस्ट टू लेके ईस्ट तक। तो इस पार्टिकल के ऊपर एक आउटवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको बाहर लेके जाना चाहेगा, लेकिन एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो इसको अंदर खींच के लेके आना चाहेगा। तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को हम लोगों ने बोला हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो P पॉइंट फील ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द आउटसाइड डायरेक्शन, या वी कैन से दैट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। रेडियली आउटवर्ड्स मतलब उसके बाहर की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस किधर बनेगी, तो आंसर है जिस डायरेक्शंस में हम लोग उसका मूवमेंट है उसी डायरेक्शंस में उसका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस बनती है। जैसे देखिए यदि मैं इस P पॉइंट की पकड़ूँ बात, तो इस P पॉइंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए मेरा P पॉइंट यहाँ है, तो ये P पॉइंट वाला जो सर्कल है ये कैसा घूम रहा है, ये ऐसा घूमेगा और इस सर्कल का जो हमारे पास सेंटर होगा वो यहाँ होगा। तो इस सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बताइए, तो ये रहा सेंटर का रेडियस और यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर। भाई ये रहा सेंटर और सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स किधर बनेगा, इधर। तो इस P पॉइंट पे जो आउटवर्ड डायरेक्शंस बनेगी तो इस P पॉइंट के लिए जो सर्कल बनेगा वो बन गया हमारे पास में ये वाला, और इसके लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन बनेगी तो वो इसके आउटसाइड में बनेगी। जैसे पत्थर के ऊपर लगने वाला फोर्स किधर था, अंदर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, उसके आउटसाइड डायरेक्शन में। उसी प्रकार से इस P पॉइंट के लिए ये बना इसका ऐसा सर्कल और इस सर्कल के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन बन जाएगी हमारे पास में ये वाली। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई एक पॉइंट P यहाँ पे होता, Q यहाँ पे होता, तो उसके लिए सर्कल बनता है ये वाला सर्कल उसके लिए बनता और उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन बन जाती है हमारे पास में ये वाली। ठीक है, ओके। नाउ अभी जितना जो एंगुलर वेलोसिटी होगी यहाँ पे कोई पॉइंट उसकी होगी, जितनी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कोई पॉइंट उसकी होगी, जितनी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कोई पॉइंट उसकी होगी, और उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी जो है इस P पॉइंट की होगी। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इसको बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है,
क्योंकि ये पी पॉइंट कंटिन्यूसली रोटेटिंग, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में होता है mv²/r। ये हम लोग पीछे पढ़ के आए। लेकिन हम लोग एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है हमारे पास में वो कांस्टेंट है, क्योंकि अर्थ जो है वो 365 डेज के अंदर और 24 डेज के अंदर उतना, 24 आवर्स के अंदर 365 डेज के अंदर उतना ही रोटेशंस लगाती है। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल की जो यहाँ पे सब जगह जो पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो वी कैन यूज ए फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू mr⍵²। तो इस फॉर्मूले की जगह हम लोग इस फॉर्मूले को प्रायोरिटी दे देते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सब जगह सेम है। ओके, नाउ अभी इस पार्टिकल के ऊपर, पी पार्टिकल के ऊपर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वो हमारे पास में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो काम करेगा, दैट मीन्स ग्रेविटी वाला जो फोर्स काम करेगा, जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, वो कहाँ से लगेगा? तो आंसर वो इसके सेंटर से लगेगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर से लगता है और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी काम कर रहा है। तो यहाँ से एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा जो इस पार्टिकल्स को अंदर खींच के लेके आना चाहता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि ये ग्रेविटी का फोर्स 10 है और ये जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स मान लीजिए 4 है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो 10 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 6 हो जाना चाहिए। तो ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन वाला जो फोर्स है ये हमारे ग्रेविटी के फोर्स को कम कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे? नेट फोर्स निकाल लेते हैं। कौन सा नेट फोर्स? ग्रेविटी का फोर्स माइनस आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। लेकिन एक बात बच्चों याद रखना, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास में ये वाली है, और जो ग्रेविटी का फोर्स लगने वाला है उसकी डायरेक्शन हमारे पास में ये वाली है। तो दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हम लोग जो हमारे पास में रूल होता है वेक्टर का कि भाई दो अपोजिट फोर्सेज लगते हैं तो उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे जो वो रूल है कि एक फोर्स की डायरेक्शन ये है और एक फोर्स की डायरेक्शन ये, दोनों के अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। एक दूसरे के अपोजिट मीन्स 180 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए दोनों फोर्सेज के बीच में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फोर्स काम है, ये वाला जो सब्ट्रैक्शन वाला रूल है ये काम नहीं करेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस तरीके से ये जो mg है इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि ये इस वाले फोर्स के, ये वाला mg जो है इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि इस वाले फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास में नॉर्थ और साउथ है और ये हमारे पास में ईस्ट और वेस्ट है। तो यहाँ पे जो एक पी पॉइंट था उस पी पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू थी हमारे पास में mr⍵², ठीक है। यदि यहाँ से इस पी पॉइंट का यदि मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो इसका सर्कल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उस सर्कल के अकॉर्डिंग इस सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो हमारे पास में ये बनेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू r। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स ग्रेविटी फोर्स का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो इंडिकेट करता है मास ऑफ अर्थ को, ठीक है। mg जो है यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स का काम कर रहा है, लैम्डा जो यहाँ पे लैटिट्यूड एंगल है, ठीक है। तो यदि ये हमारे पास में लैम्डा है तो ये भी कितना हो जाएगा? लैम्डा। और यदि ये हमारे पास लैम्डा तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में? लैम्डा। तो ये जो mg वाला जो फैक्टर है इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। तो एक पार्ट्स हमारे पास में बन जाएगा ये वाला और एक पार्ट्स हमारे पास बन जाएगा ये वाला, इधर वाला। तो ये वाला तो कोई काम का है नहीं हमारे पास में, तो सिर्फ ये काम का बचा, इसको हम लोगों ने रख लिया mr⍵² cos ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स लगेगा उसको हम लोगों ने एक नया फोर्स का नाम दे दिया, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स कितना है हमारे पास? mg, और सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स है mr⍵²। तो ये क्या करेगा? ग्रेविटी के फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करता है, इसलिए हम लोगों ने एक नया फोर्स बना दिया दैट इज इक्वल टू mg डैश। ये रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों फोर्सेज का रिजल्ट, ग्रेविटी का और सेंट्रीफ्यूगल का। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इसके सेंटर में मूव करता है,
इसके सर्कुलर मूव करता है, इसलिए हम लोगों ने बोला कि ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा होगा और सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स से कम होगा। तो एम जी माइनस का एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस ऑफ लैम्डा। देखिए दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन। अभी हम इन दोनों का जो है वेक्टर सम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से एम कॉमन आ जाएगा, जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर कोस ऑफ लैम्डा। ये जो आर है, ये आर जो है कंटिन्यूसली चेंज होता है। देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कुछ और है। तो यदि ये स्मॉल आर हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कैपिटल आर हम लोग जानते हैं जो कि रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है, तो इस स्मॉल आर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से कि ये स्मॉल आर यहाँ से हट जाए और हमारे पास में जो नॉन क्वांटिटी वो हमारे पास में आ जाए। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारे पास में स्मॉल आर है और बेस है भाई, ये हमारे पास में ट्रायंगल बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हमारे पास में हाइपोटेनियस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर की हो कि ये एंगल कितना है हमारे पास में 90 डिग्री। तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आर अपॉन आर जो हो क्या बन जाएगा कोस ऑफ लैम्डा, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर कोस ऑफ लैम्डा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इस स्मॉल आर की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं आर कोस लैम्डा। तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पुट करें आर कोस लैम्डा, तो कोस लैम्डा कितना हो जाएगा, कोस लैम्डा का कितना हो जाएगा कोस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा कि ये जो नया जी डैश हमारे पास में है, तो ये पुराना जो जी डैश है उसमें से समथिंग इज गोइंग टू बी डिक्रीज। भाई नया जो जी डैश है उसमें जो हमारा पुराना जी डैश है उसमें से कुछ घट रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पुराना जी डैश है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और नए जी डैश की वैल्यू कम होगी। मतलब कि अर्थ के रोटेट होने के कारण जो हमारा जी है, जो हमारा जी है वो घट जाएगा, ठीक है। तो ऑन मूविंग द अर्थ या ऑन रोटेशन ऑफ द अर्थ या ऑन मेकिंग द एंगल ऑफ लैटिट्यूड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजेज, ठीक है। मान लीजिए जब हम लोग इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर इस पॉइंट पे ऊपर आ जाएंगे, तो इस लाइन के अक्रॉस हम लोग बात करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, क्योंकि कोई एंगल नहीं बनेगा। यदि लैम्डा की वैल्यू जीरो तो कोस लैम्डा की वैल्यू जीरो और कोस जीरो कितना होता है 1। तो मतलब कि यहाँ पे जो जी डैश होगा इक्वेटर के ऊपर वो कितना हो जाएगा जी माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम जो सब्ट्रैक्शंस होगा वो होगा इक्वेटर के ऊपर। तो हम लोग ये जानते हैं कि इक्वेटर के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है हमारे पास में मिनिमम, मिनिमम। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं पोल के ऊपर, तो पोल के ऊपर कितना हो जाएगा ये एंगल, ये बढ़ते बढ़ते एंगल हो जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री, लैम्डा हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे ऐसा मूव करेंगे तो ये लैम्डा हो जाएगा 90 डिग्री और जो कोस 90 होता है वो हमारे पास होता है जीरो। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें तो जी डैश कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो कोस 90 मतलब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में जीरो, और जी पोल मतलब ग्रेविटी एट पोल बन जाएगा जी, मतलब कि पोल्स के ऊपर हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उतना ही होगा जितना हमारे पास में एक्चुअल में होता है, ठीक है। तो पोल्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा मैक्सिमम, इक्वेटर के ऊपर हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी वैल्यू वो होगी जी की जिस कंडीशन पे आदमी जो है खुद को वेटलेस फील करेगा। वेटलेस मतलब जब वो खुद को ये फील करेगा कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई वेट नहीं। जैसे हम लोगों ने लिफ्ट वाला कंसेप्ट पढ़ा था कि अपेरेंट वेट वाला, कि जब लिफ्ट ऊपर जाती तो आदमी को हल्का महसूस होता है और जब लिफ्ट नीचे आती तो आदमी को भारी महसूस होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से वेटलेस जो होगा वो कंडीशन है जो आदमी खुद को ये फील करेगा कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी वेट नहीं है और वो हवा में तैरना शुरू कर देगा। तो व्हाट इज द वेटलेस सिचुएशन। तो हम लोग ये जानते हैं कि वेट जो होता है वो इक्वल टू होता है एम जी के बराबर। अरे भाई डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एम जी, और जी की वैल्यू हम लोग को क्या रखनी है जीरो, क्योंकि वेट किसकी वजह से बनता है ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटी की वैल्यू यदि हम लोग जीरो पुट कर दें तो आदमी की कंडीशन क्या बन जाएगी वेटलेस बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं जी की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, जीरो की वैल्यू जी की वैल्यू जीरो पुट करने पे ये जो इक्वेशन हमारे पास में आई थी इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट करते हैं। तो जी की वैल्यू ओके, जी की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, चाहो तो आप लोग उसके में भी पुट कर सकते हो, उस बाकी चीज़ें जो है वैसी की वैसी आएंगी। लेकिन
हम लोग जो है उसमें कोस वाला जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको सोल्व करने पड़ेगा इस इक्वेशन में, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि भाई वेटलेस कंडीशन वो होगी जब जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो पोल्स वाली कंडीशन में पुट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पोल्स पे तो जी की वैल्यू मैक्सिमम है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में जी की वैल्यू और कम है। भाई जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 बाल्टी है, एक बाल्टी बिल्कुल पानी की भरी हुई है और एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, 1 लीटर या 2 लीटर। तो आपको बाल्टी खाली करनी, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? जिस बाल्टी में कम पानी है, क्योंकि वो जल्दी खाली हो जाएगी। उसी प्रकार से इक्वेटर के ऊपर जो जी है वो और ही बहुत ही कम है, लेकिन हमें उस बहुत कम को क्या करना है? जीरो मानना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस बहुत कम में से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जी की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो जी की वैल्यू जब इसमें जीरो पुट करें तो जी इक्वेटर के ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास में? आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से जी की वैल्यू निकालने तो आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने तो आ जाएगा जी अपॉन आर, और डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में जी अपॉन आर। मतलब कि हमारे पास में यहाँ पे जो जी अपॉन आर है, तो जी जो है वो हमारे पास में ग्रेविटी है, और आर जो हमारे पास में रेडियस ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 होती है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारे पास में डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाए कि आदमी का जो वेट है वो जीरो हो जाए। ठीक है, ओके। एक छोटा सा और कंसेप्ट इसका, उसके बाद में ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। बच्चों अब तक हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल है, बट एक्चुअली में यदि हम लोग देखें तो ये एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, तो एक्चुअली में हमारी अर्थ जो है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं स्फेयर, लेकिन ये परफेक्ट स्फेयर नहीं है। क्योंकि जब पोल्स के ऊपर हम लोग देखेंगे तो ये फ्लैटेड है, मतलब थोड़ी सी समतल है। और ये जो हमारे पास में इक्वेटर है उस पर थोड़ी सी हुबरी हुई है, मतलब जैसे अंडा होता है ना, अंडा साइड से बीच से कैसा फ्लैटेड रहता है और साइड से कैसा उभरा हुआ रहता है, उसी प्रकार से जो इक्वेटर है उसके ऊपर थोड़ी सी हुबरी हुई है और पोल्स के ऊपर ये थोड़ी सी फ्लैटेड है। तो ये हमारी जो अर्थ है ये लाइक दैट इज समथिंग समथिंग ऐसे, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो इक्वेटर जो है, ये वाला जो इक्वेटर है और ये जो वाला जो पोल है, तो पोल की डिस्टेंस हम लोगों ने मेजरमेंट की और इक्वेटर की डिस्टेंस हम लोगों ने मेजरमेंट की। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि पोल की डिस्टेंस कम कम होगी और इक्वेटर की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। हम लोगों ने ये देखा कि इक्वेटर की डिस्टेंस जो है ना पोल की डिस्टेंस से 21 किलोमीटर क्या है ज़्यादा। तो 21 किलोमीटर ज़्यादा है इक्वेटर की डिस्टेंस पोल से। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये कहता है कि यदि आर घटाओगे या बढ़ाओगे तो जिसकी वजह से ग्रेविटी की वैल्यू घटेगी और बढ़ेगी। तो क्योंकि भाई ग्रेविटी की वैल्यू घटेगी और बढ़ेगी, वो इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूले में ही मेंशन है कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आर की वैल्यू घटाने से या बढ़ा देने से जी की वैल्यू घटेगी और बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं। तो इसलिए वैल्यू जो जी की डिपेंडेंट करती है इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आर के ऊपर। तो यहाँ पे आर जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, तो इफ़ द आर इज इंक्रीजेज जी इज डिक्रीजेज। और आर इंक्रीज कहाँ हो रहा है? तो आर तो इक्वेटर के ऊपर इंक्रीज हो रहा है जबकि पोल्स के ऊपर डिक्रीज हो रहा है। तो इक्वेटर के ऊपर आर इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक और एग्जांपल हमारे पास में कि इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू मतलब ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है जबकि पोल्स के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए जब हम लोग पोल से लेके इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे पास में डिक्रीज होता हुआ महसूस होता है हमको। ठीक है, ओके। तो दिस इज़ अबाउट ऑफ टोटल लेक्चर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बेटा आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको चीज़ें फिर से समझा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।